मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल वीडी गुरुकुलम पे। आज का जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले लेक्चर में हुआ क्या था कि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे और उस पर शायद एक दो सवाल किए थे। हम उस लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके सामने सवाल है, देखा जाए सवाल क्या है। ये सवाल है आपके सामने, आपको हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। 2 मिनट में आपको ये सवाल सॉल्व करना है। मेरा काम क्या है, आपको हम सवाल को समझाते हैं। आप बिल्कुल मतलब कि आप अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट करके जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, फिर अपने आप को म्यूट कर लेते है कि नहीं। तुम लोग को आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे हैं सर। हाँ, सबको आवाज आ रहा है। सवाल ऐसा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई in Newton per coulomb, direction shown in figure, if an electron entering with velocity 100 meter per second, making 30 degree comes out making 60 डिग्री, जो फिगर में दिया हुआ है, आफ्टर अ टाइम न्यूमेरिकली इक्वल टू m by e। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बात समझें, आप इस रीजन को देखें, आप इस रीजन को देखें। एक रीजन है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है। पता नहीं कौन लाया, ये अपने को नहीं पता। जैसे मान के चलो कि धरती माता है, तो धरती माता के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है और सही कोई सोर्स चार्ज होगा जिसके कारण नीचे की ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नीचे की ओर क्या है, इलेक्ट्रिक है कि नहीं। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और ये पाथ लेता है, ये पाथ इंटर करता है 100 मीटर पर सेकंड से, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। जो एग्जिट करता है वो 60 डिग्री पे एग्जिट करता है हॉरिजॉन्टल से, है कि नहीं। तो आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले यही पाथ क्यों आया। सर ये पाथ तो हमको दिख रहा है थोड़ा सा कर्व टाइप का, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, कर्व ही क्यों आया, उसका लॉजिक पहले सुने आप समझें कि देखो यहाँ पे है क्या कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इंटर किया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर किया, तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है तो सोचो अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फॉर्मूला बताए थे कि F इक्वल टू Q इंटू E। अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा ये वाला, है कि नहीं, ये वाला फोर्स लगेगा। तो अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स ई के पैरेलल होगा और क्यू निगेटिव है तो फोर्स ई के एंटी पैरेलल होगा। तो सोचो क्यू निगेटिव मतलब फोर्स इधर लग रहा है, अब सोचो फोर्स इधर लगा क्यों, क्योंकि क्यू जो है निगेटिव, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगा। तो लॉजिकल सा बात है, कुछ एंगल बन गया। अब कुछ एंगल बन गया तो एक कर्व पे ही चलेगा, है कि नहीं। और ये कर्व पैराबोला है कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट। आपका काम है सवाल सॉल्व करना। क्या सबको सवाल क्लियर है? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बहुत लोग बोल नहीं पा रहा है। इसमें क्या है, आप देखने अपने मोबाइल के राइट बॉटम पे लेफ्ट बॉटम पे देखना है ज्वाइन, ज्वाइन ऑडियो, उस पर क्लिक करेंगे आप लोग, ज्वाइन ऑडियो, ठीक है ना। अपने जूम के राइट वाले मतलब मोबाइल के लेफ्ट बॉटम में ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना, तो आप ऑडियो में ज्वाइन कर सकते हो, तभी आपकी बात हम तक पहुंचेगी। क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सामने कोई है ही नहीं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ क्या होगा। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, थोड़ा और ध्यान से। बाकी और लोगों को बोल रहे हैं, कौन कौन लोग ज्वाइन किए थोड़ा देख ले आप ध्यान से। यहाँ पे एस्पिरेंट विनीत कुमार है ही एक, कोको शेख है एक, सलोनी क्या है, मैरोजवाड समथिंग, नहीं पता क्या नाम, सही से पता नहीं चल रहा है। आप लोग को क्या बोला जा रहा है कि म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। अपने वीडियो को ऑफ रखे आप, अनम्यूट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें आप, ठीक है ना। और हमसे जब तक आपकी बातें हम तक नहीं पहुंचेगी तब तक मजा ही नहीं आएगा, आपको हाँ ना करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जब डाउट है, जो भी डाउट है, ठीक है ना, आप सीधे अपने आप को अनम्यूट करें, हमसे पूछ सकते हैं। फिर क्या फायदा हुआ, तो तुम ही पढ़ाते हैं। मेरा 200 ही आ रहा है। 200 ही आ रहा है। यस अच्छा, सर। सबसे पहली बात मतलब इसमें क्या सोचना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या सोचना चाहिए। अपने बच्चे को हम सबसे पहले इसमें से क्या सोचा जाए सर, आप पहले समझो। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि आप क्या अप्रोच लगाओगे। आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे इंटर किया, क्या वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इंटर किया, 100 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल कितना था, 30 डिग्री। यहाँ से एग्जिट किया, यहाँ से एग्जिट किया 60 डिग्री पे, है ना। लेकिन क्या वेलोसिटी है वो अपने को नहीं पता। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब समझो ध्यान से कि सबसे पहले निकाल लो कि इस पे फोर्स क्या लग रहा है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की ओर है, और फोर्स है नेगेटिव, सॉरी चार्ज है नेगेटिव। तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ वाई क्यू, एफ वाई क्यू। तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, सिंपल सा बात। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेंगे। हाँ, नैन्सी मेहता का 100 न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आप चैट से ही अपना जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब सोचो, आप मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लो, डायरेक्शन अलग से, जरूरी नहीं कि वेक्टर फॉर्म में ही लिखे। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखे तो सिंपली ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ई को ई लिखते हैं, इंटू ई, चार्ज का मतलब ही क्यू, ई का मतलब क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁹ को हम ई बोले हैं। ये अपना फोर्स हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा भाई, तो डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और चार्ज नेगेटिव है, तो डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंटी पैरेलल। अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स बाई मास होगा, है कि नहीं। ई बाई एम आ गया, ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन है। और जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होता है। तो ये डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन का है, जो है ई बाई एम। इतनी बात अपने को क्लियर है। अब इतनी बात अपने, अब देखो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो गारंटी है कि पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो पाथ आपके सामने दिया हुआ था कि पाथ कुछ ऐसा है, पाथ कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है कि नहीं। हाँ, निधि जा का भी 100 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, इस टाइप का पाथ। क्या किया जाए, एक काम सोचो कि एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है सर, स्मॉल ई भी कांस्टेंट है, कैपिटल ई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट, अपने कैपिटल ई ही निकालना है। तो सोचो कैपिटल ई छुपा किस में है, एक्सीलरेशन में। आप देखो कैपिटल ई छुपा किस में है, एक्सीलरेशन में, है कि नहीं। कैपिटल ई जो छुपा हुआ एक्सीलरेशन में है, किया क्या जाए, सोचा या किया क्या जाए। देखो ध्यान से यहाँ पे,
अगर इसको एक्स वाई में तोड़ लो, अगर इसको सबसे बेस्ट तरीका एक्स वाई में तोड़ लो, तो वेलोसिटी का बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा इस वेलोसिटी का। 100 cos 30, 100 cos 30, तो क्या हो गया 100 इंटू √3/2, तो 50 √3। अच्छा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 100 sin 30, sin 30 हाफ हो गया तो 50 हो गया। हाँ, ये 50 हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आ गया, हम इसको काट देते हैं, 5 को 3 + 2 लिख दिए हैं, तो 5 को काट दो। ये आ गया सर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अब एक्सीलरेशन को देखें तो एक्सीलरेशन तो सर वाई के अलोंग है, E/m। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को थोड़ा अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो जो सोचो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक्स का, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सर एक्स के अलोंग कोई एक्सीलरेशन ही नहीं। अगर एक्स के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा। मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगा उसका भी एक्स कंपोनेंट जो होगा वो 50√3 ही होगा, है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब सोचो, ये एक्स कंपोनेंट 50√3 है, क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, अब सोचो नेट वेक्टर है इधर, एंगल बना रहा है एक्स से 7, तो हम इसका यहाँ पे हम वी वाई निकाल सकते हैं। आप खुद सोचो, नेट वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये अपने को पता है, तो हम वी वाई कैसे निकाल सकते हैं। वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि tan 60 इज इक्वल टू, देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस y/x, मतलब परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो यू कैन राइट Vy/50 रूट। और ये होता क्या है, tan 30 √3, tan 30 √3, तो मतलब Vy क्या हो गया, Vy जो हमारा यहाँ पे हो गया वो सिंपली हो गया 150 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये अपना आ गया 150 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, ये अगर ये 150 मीटर पर सेकेंड आ गया, अगर ये 150 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो अब देखें यहाँ पे Vx, ये देखो यहाँ पे ये Uy दिया हुआ है और Vy भी पता चल गया है कि नहीं। और हमको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पता है। देखो अपने को Vy आ चुका है, Uy दिया हुआ है, और हमको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पता है क्या, m/e। तो हम क्या करते हैं, अगर y डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर हम y डायरेक्शन में अगर हम लगा देते हैं फॉर्मूला Vy = Uy + K/t, जा रहा है कर्व पाथ पे, लेकिन हम x को अलग देख रहे हैं, y को अलग देख रहे हैं। तो देखो इसमें Vy पता है, Uy पता है, टाइम पता है, तो एक ही अननोन है एक्सीलरेशन। एक ही अननोन क्या है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है E/m, तो इसमें E अननोन हो गया, हम मानते हैं एक्सीलरेशन ही अननोन है। तो एक बार एक्सीलरेशन मालूम चल गया बच्चा, तो ये E भी मालूम चल जाएगा, ये वाला ही। बिल्कुल मजा आ गया सर। तो भाई ये इक्वेशन लगाओ सिंपली, यहाँ क्या लिखे, यहाँ पे लिखे 150, यहाँ पे लिखे 50, यहाँ पे एक्सीलरेशन। अब सोचो एक्सीलरेशन क्या होगा, सिंपली यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, E/m, E/m, और टाइम क्या दिया हुआ है, m/e। तो क्या m से m कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर। क्या स्मॉल से स्मॉल कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो है वो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ अब देखो आपको दिख रहा है कि 150 - 50 इक्वल टू क्या हो गया, E। तो E कितना आ गया, 100 न्यूटन पर कूलम। ये सवाल अच्छा सवाल है, कोई खराब सवाल नहीं है, मतलब कि जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। तो आपकी जिंदगी, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी में बस एक नया फोर्स आया कूलम, और कुछ नहीं आया, एक नया फोर्स आया कूलम, K/Q1Q2/r², है कि नहीं। और हम क्या पढ़ रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको ये सवाल पूरा कंप्लीट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन। आप फिर बोल रहे हैं, आप बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके, वही आपके मोबाइल के लेफ्ट बॉटम पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन हो, क्लिक करो बोलो फिर म्यूट करो, क्लिक करो बोलो फिर म्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं। हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, है कि नहीं। तो आपका देखा जाए नेक्स्ट वन क्या है भाई, तो
ये है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको क्या कर दिया जाए, इसको क्लियर कर दिया जाए। चलो देखो क्या आता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है, हैविंग बॉब ऑफ मास m, बॉब है इसका मास क्या है, m है कि नहीं, एंड चार्ज कैपिटल Q, इस पे चार्ज क्या है, प्लस Q है, स्मॉल q सॉरी, हैज लेंथ L, स्ट्रिंग का लेंथ L है, इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में एक हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सोर्स चार्ज, इनफाइनाइट शीट होगा, इनफाइनाइट शीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मानो कि ऐसे हमने एक इनफाइनाइट शीट रख दिया, इस पर प्लस 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 चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, तो प्रोड्यूस कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अपने को समझ में आया। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, अगर इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया जाए, आप सोचो इसको ध्यान से, आप इसको ऑसिलेट करके छोड़ दोगे ऐसे ऐसे, तो लॉजिकल सब ऐसे ऐसे करते रहेगा। तो अगर आपने इसको स्मॉल ऑसिलेशन प्रोवाइड कर दिया तो उसका मतलब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा हिला करके छोड़, आप लोग थोड़ा सा हिला, आप घर में एक रस्सी लेना, इसको हिला के छोड़ देना ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, है कि नहीं। तो उसका टाइम पीरियड क्या है, आपको वो कैलकुलेट करना है। टाइम आपके पास है 2 मिनट का। थोड़ा थोड़ा सा 11th आएगा बच्चा, अब क्या करें हम, भाग नहीं सकते हैं बिल्कुल। सवाल थोड़ा सा डील करने दो, थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें आया है, पर हम बताते हैं। हाँ, किसी का ऑप्शन आंसर आया है क्या, सर ऑप्शन डी। किसी ने बोला है ऑप्शन डी। हम एक ऑप्शन और देते हैं, चलो ये ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी, लेकिन बच्चा तब होगा जब ऑप्शन डी में यहाँ पे क्या करो, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे आपको हाफ, थोड़ी सी बातें यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे ये अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट में होगा। तो ऑप्शन बताओ, तुम्हारा स्क्वायर में तुम्हारा ऑप्शन डी आ गया जी, कौन जवाब दिया है ये जवाब दिया है नैन्सी मेहता, नहीं डी स्क्वायर नहीं होगा, हाँ अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट में होगा बच्चा, ये अंडर रूट में होगा। अब इस सवाल की फुल पीएचडी करते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट सारे फॉर्म बन सकते हैं, तो इस सवाल का थोड़ा फुल पीएचडी करना, अच्छे से समझना है। हम एक नया स्क्रीन तुमको लेके जाते हैं, न्यू स्क्रीन पे, अब देखो ध्यान से समझो। अब सवाल क्या है कि पहले तुम ये मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, पहले तुम ये मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो पहले ये मानते नो इलेक्ट्रिक, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ई, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ऊपर एरो का मतलब वेक्टर है कि नहीं, और कोई मतलब इसका नहीं। अब समझोगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या सिर्फ धरती माता है, बिल्कुल सर, सिर्फ धरती माता है, सिर्फ धरती माता। तो सोचो क्या आपका जो स्ट्रिंग होगा क्या वो वर्टिकल होगा,
बिल्कुल सर, वर्टिकल क्यों होगा, इसका भी लॉजिक, क्योंकि सर mg अगर नीचे लग रहा है तो गारंटी है कि टेंशन इसके अपोजिट लग करके ही इसके इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है, तो टेढ़ा तो हो नहीं सकता है। कोई आपसे पूछेगा कि चीजें एट लास्ट आप ऐसे करो, एट लास्ट वर्टिकल हो गया, फिर ऐसे करो फिर वर्टिकल हो, क्यों वर्टिकल हो गया? वर्टिकल इसलिए हो गया क्योंकि mg अगर नीचे है, अगर mg वर्टिकली है तो टेंशन mg को तभी बैलेंस कर सकता है, तभी इसको कि कुछ भी कर दो, आप रस्सी को टेढ़ा भी करो ना भाई, इसको टेढ़ा भी कर दो, तब भी mg नीचे ही लगा। तो बताओ टेंशन, अब बताओ टेंशन तो लगेगा रस्सी के अलावा, तो कभी क्या इसको बैलेंस कर सकता है क्या? ये कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर सकता। बैलेंस कब करेगा? जब टेंशन जो होगा वो mg के अपोजिट लगेगा, और टेंशन mg के अपोजिट तभी लगेगा जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो। इसी कंसेप्ट को हम आगे जाके यूज करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही सर। अब सोचो ध्यान से कि तुमने इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छे समझना है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लगाया है? हॉरिजॉन्टल। आपने कोई सोर्स चार्ज रख दिया, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो अब देखो ध्यान से, अब इस पे एक फोर्स और लगना स्टार्ट हो गया, इस पे एक फोर्स और लगना स्टार्ट हो गया, क्या? Q इंटू ई। अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक फोर्स और लगाया, कौन लगाया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस किया सर? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो उसके फोर्स लगेगा, बिल्कुल है कि नहीं? चलो, तो अब क्या हुआ कुल मिलाकर के कि देखना ध्यान से कि चूंकि इस पे इधर फोर्स लगा, तो अब सोचो ध्यान से, अब दो फोर्स लगना स्टार्ट, इधर Q इंटू ई और इधर mg। बिल्कुल सर। तो अब सोचो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? सर ये Q इंटू ई कौन लगाया? इलेक्ट्रिक। इधर ही क्यों लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग लगाया तो Q पॉजिटिव, है कि नहीं? एक बात जान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कूलम्ब फोर्स से किया गया है कि नहीं? अब सोचो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो गया, ये ज्यादा होगा तो इसके तरफ होगा, ये ज्यादा होगा तो इसके तरफ होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एंगल बढ़ सकता है। ये इसका जो रिजल्टेंट आ गया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट हो गया mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। अब तुम खुद सोचो, जो टेंशन इसको बैलेंस कब कर सकता है? टेंशन इसको बैलेंस तभी करेगा जब रस्सी इसके अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग। रस्सी अगर इस लाइन के अलोंग होगा तभी तो टेंशन इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है। इस बार टेंशन को इस दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के जो रस्सी होगा वो कैसा हो जाएगा? वो रस्सी देखो ऐसा हो जाएगा, वही डायग्राम कि भाई रस्सी ऐसा हो गया। हाँ, इसमें नीचे क्यों? इसमें नीचे क्यों? कि नेट फोर्स नीचे लग रहा है, और इसमें नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो रस्सी इसके क्या होगा? जो जो डायरेक्शन इस दोनों के रिजल्टेंट का होगा, रस्सी इसके अपोजिट होगा, और ये हो गया टेंशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो टेंशन क्या हो गया? टेंशन इक्वल टू अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब समझ लो, मैं ऐसा फील करो, एक नया टाइप की धरती माता आ गई, एक न्यू टाइप की धरती, ऐसा फील करना है बस, ऐसा है नहीं। एक न्यू टाइप की धरती माता आई जो न नीचे फोर्स लगाई न इधर फोर्स लगाई, थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाई। इतने पॉसिबल हमने देखा नहीं है, लेकिन एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं जिसमें ऐसा फोर्स लग रहा है। तो देखो इस टाइप का हो गया। अच्छा, आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, आपको इच्छा करेगा तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दोनों पैरेलल, ये है तो ये है। देखो, तो दोनों पैरेलल है तो ये जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो यू कैन राइट tan थीटा इक्वल टू, देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। बेस तरीका क्या है? tan थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा ऊपर, आप देखो आप लिखते हो, आप समझो ऐसे ध्यान से, थीटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, जिसके साथ एंगल बना रहा है बेस, बेस के साथ, ऊपर में कौन? परपेंडिकुलर, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है,
इसके साथ, ये ऊपर में तो लिखोगे QE, क्योंकि ये हो जाएगा QE बाई mg। तो कुल मिला के आपके पास थीटा भी आ गया tan इनवर्स QE बाई mg। आपको और क्या चाहिए? अरे आपने आपके आपके पास इस दोनों का रिजल्टेंट भी आ गया है कि नहीं? तो इस दोनों का रिजल्टेंट है वो भी आ गया, और इस दोनों के रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी आ गया। जो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। देखो ये मैग्नीट्यूड है, और इस दोनों का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो थीटा भी आ गया। तो ये आपको मालूम है, एक काम तो हो गया, हमने टेंशन कंप्लीटली निकाल दिया, है कि नहीं? अब सुनना ध्यान से, ये हो गया आपका मीन पोजीशन। ये समझो, हम पूरे भी 11, ये आपका हो गया मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन। अब ये जो ऑसिलेट करेगा वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। फील करो, अगर नेट नेट फोर्स अगर नीचे mg था तो इसके अबाउट ऐसे 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 ऐसे, अगर नेट फोर्स ऐसे है तो ऐसे 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 ऐसे, अगर आपने स्मॉल ऑसिलेशन दिया। अब आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम, तो ये तब होता है जब सिर्फ धरती माता हो, लेकिन यहाँ पे धरती माता के बाद एक कोई और भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ लिखे जी इफेक्टिव। यहाँ क्या लिखे हम? जी इफेक्टिव। अब बताओ ये जी इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या लिखोगे? सिंपली अंडर रूट mg²। क्या लिखे? mg² अब प्लस QE² का मास। टेंशन के अलावा जो फोर्सेज लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट बाई मास। सोचो यहाँ पे आपने क्या लिखा था, यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे जो जी इफेक्टिव जिसमें सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, mg/m है कि नहीं? तो m से m कैंसर, जी इफेक्टिव जी। तो सोचो यहाँ पे क्या लग गया, ये लग गया जी। तो आपका क्या हो गया स्वीटी? आप देखो यहाँ पे आपका जो ये हो गया, ये हो गया जी का स्क्वायर अपॉन QE बाई m का स्क्वायर का अंडर रूट, जी का स्क्वायर प्लस QE बाई m का स्क्वायर का अंडर। तो सोचो अगर हम इसको यहाँ पे लिखे तो आपका टेंशन क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट। और अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा बात है, क्या? जी² प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर का हाफ। सबको एक, अब ये कहाँ से आया बच्चा ये बता नहीं सकते हैं, मतलब कि ये बात पे जाएंगे तो हमको पूरा क्लास 11th में जाना पड़ेगा। 2 है कि नहीं? पहले सिर्फ ग्रेविटी होता 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब चूंकि है क्या कि यहाँ पे ये जो है सिर्फ ग्रेविटी नहीं, दोनों का रिजल्टेंट है, तो जी इफेक्टिव का बात करते हैं। जी इफेक्टिव क्या होता है? टेंशन के अलावा जो नेट फोर्स लगा वो पाई एम, है कि नहीं? तो कौन सा अपने पास ऑप्शन आ गया? तो अपने पास जो ऑप्शन जो आया है वो ध्यान से देखो, तो कौन सा ऑप्शन आया अपने पास? ऑप्शन ये आया है, और यहाँ भी गलती है तो इसमें एक ऑप्शन नया ऑप्शन दे दो। पता, ये थोड़ा सॉरी हमसे गलती हो गया, एक नया ऑप्शन दे दो, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी² प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ। क्या सबको क्लियर है? समझ में आया क्या? रिप्लाई करें मैसेज से। हाँ देख रहे हैं से आप देखिए चीज को। सबको क्लियर है? सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए ना। क्वेश्चन एक बार दिखाएं। क्वेश्चन तो बच्चे आपके सामने है, यस सर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट। हो गया सर।
चलो आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, ये सवाल सॉल्व करो। अपने आप को सभी लोग म्यूट रखेंगे, जब डाउट पूछना होगा तब अनम्यूट करेंगे। A small ball of mass m and charge plus q tied with an insulating string of length L is rotating on a vertical circular path under gravity and in uniform horizontal electric field E as shown. The tension in the string will be minimum 4. 4 ऑप्शन, थीटा थीटा थीटा। जो बना दिया ना, मजेदार बना तुम लोग। हम बस खाली आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही है। समझ लो कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बस एक ही रीजन है, थोड़ा सा क्लास 11, थोड़ा सा, इसलिए हम जान के ला रहे हैं। ऐसे हम बहुत ज्यादा भी क्लास 11 नहीं लेके आए। आप समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक आधा क्लास 11। आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है, आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है, बस आप अपने नजरिए को घुमा ले। और आप अपने नजर को घुमा लिए, बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, तो आंसर तो आपके सामने पिछले क्लास में ही हो चुका। हम आपसे तुमसे बस एक सवाल पूछते हैं, उस सवाल का तुम बस उत्तर दे देना। मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये था ही नहीं। अरे ये कौन कर रहा है भाई? लो, रोहित कुमार। हाँ, मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, तो बताओ सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो तुम खुद बता दो कि टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगा। बताओ, ये क्या पार्टिकल, देखो ये रस्सी है, ये सेंटर है, क्या पार्टिकल इस पे घूम रहा है? बताओ टेंशन मिनिमम कहाँ पे होगा? देखिए सर, क्या नीचे mg लगा? अगर ये वेलोसिटी v से यूनिफॉर्म इन्हें क्या है? हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी कहो, कुछ आंसर आया है? रोहित कुमार, आंसर 4 डी। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा सही लग रहा है भाई। सोचो यहाँ पे, अगर ये स्पीड v है, मानो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म, लिखा नहीं है स्मॉल बॉल क्या क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज है। तो बताओ अगर स्पीड यहाँ v है तो क्या क्या लगा? एक लगा m, एक क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv² बाई r। और ऊपर क्या लगा? टेंशन। बताओ टेंशन कितना हो गया? टेंशन इक्वल टू mv² बाई r प्लस। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आपका 11th में दोष है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का चीज होता है mv² बाई r, और दिक्कत है तो हाँ 11th की भी क्लास चलेंगे,
है कि नहीं? आप उसको देखें, आप समझ में 11th आप लोगों को जो लगता है ना कि 11th सर मतलब कि हलवा मुड़ा दिए बस 12 देख लेंगे, तो नहीं, आपका 12th खत्म हो जाएगा फिर। आप बस ऐसे ही रट्टा मार सकते हैं कुछ थ्योरी को, अलग बात है, सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। और देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या है पार्टिकल अगर ये यहाँ चला गया, देखो यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी भी माना, हाँ, तब बताओ इधर क्या लगा, mg m, और ऊपर क्या लगा, वोल्ट फोर्स mv²/r, और क्या लगा इधर, टेंशन, तो T प्लस mv इक्वल टू mv²/r। यस बताओ टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, तो भाई ये मिनिमम हो गया ना जी, सर बॉटम पे मैक्सिमम दोनों जुड़ गए हैं और टॉप पे मिनिमम। अरे हाँ कि ना, टॉप पे मिनिमम, जब सिर्फ mg था तब, जब सिर्फ mg था तब। लेकिन सोचो अब ध्यान से जो बोल रहे हैं, इसका मतलब सर अगर सिर्फ mg था तो ग्रेविटी के, ग्रेविटी अगर सिर्फ ग्रेविटी था, आप फील करें चीजों को, सिर्फ ग्रेविटी था, सिर्फ ग्रेविटी था, तो सर इस पॉइंट पे अब सोचो सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, इधर है Q इंटू ई और नीचे है mg, तो रिजल्टेंट हो गया इधर, तो इसके अपोजिट, हाँ कि ना? अरे बोल यार, आपके जिंदगी में एक नई टाइप की धरती माता है, फील करे चीजों को, बस हम सिर्फ फिजिक्स पर समझा रहे हैं, सिर्फ मैथ को डील नहीं कर रहे हैं। सोचो क्या इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है क्या? तो सोचो अगर mg नीचे था, mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये बॉटम ऐसे सर्कल, ऐसे ऐसे सर्कल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सोचो यहाँ पे हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट ये है। लेकिन सोचो अब ध्यान से कि अब जो होगा यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट यू कैन राइट, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा है QE/mg, हाँ कि ना? tan थीटा इक्वल टू QE, हाँ, इसका जवाब शायद आया, हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, QE/mg, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स QE/mg, हाँ कि ना? तो सोचो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन होगा मैक्सिमम, है कि नहीं? इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, टेंशन मिनिमम होगा। क्योंकि ये समझ लो एक नई टाइप की धरती माता आ गई है, जो नेट फोर्स इधर लगा है, जो नेट फोर्स यहाँ लगा है, जो नेट फोर्स यहाँ लगा रहे, तो इस नेट फोर्स के जो अपोजिट वर्टिकली इस नेट फोर्स के अपोजिट में चले जाएंगे तो टेंशन होगा मिनिमम, हाँ कि ना? तो टेंशन मिनिमम यहाँ पे होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ना जी, है कि नहीं? तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा, अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, है कि नहीं? तो अगर इसको अल्फा मान लेते हैं तो आपका थीटा क्या हो गया, आपका जो थीटा हो गया, ये कुल मिलाकर के थीटा बोला यहाँ से, थीटा आपको यहाँ से निकालना है, तो थीटा हो गया आपका ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, मतलब ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब प्लस ये वाला एंगल, आप फिर से ध्यान से देख, ध्यान से, यहाँ पे है क्या, बोला कि थीटा यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ मिनिमम था, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम, देखो, तो आपको ये एंगल निकालना चाहिए, तो सर यहाँ से ले, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखिए ये वाला एंगल 180 डिग्री है, और ये अल्फा आया अभी आपका, तो ये भी अल्फा होगा, तो 180 प्लस अल्फा, तो पाई और अल्फा ये है कि नहीं? तो ऑप्शन बी। सबको क्लियर है क्या, समझ में आया? तो दिक्कत है सर, तो आपका 11th का दोष है, आप समझ लो कि एक नई टाइप की, एक नया टाइप की, नई टाइप की धरती माता है, जो नेट फोर्स इधर ना लगा करके, नेट फोर्स इधर लगा, और जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट QE है, वर्टिकल कंपोनेंट mg है, हाँ कि ना सर? आप फील तो करे, फील करेंगे तो बहुत मजा आएगा ये। अच्छा, यहाँ तक अगर बात अगर समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन पे। आपका नेक्स्ट वन क्या है, देख रहे हैं, चैट बॉक्स में जवाब जल्दी दे, सबको क्लियर है? चलो
तो ये क्लियर है। तो एक बढ़िया सवाल फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का जान के ला रहे थे सिंपल या 11th या पूरा गोल कर दिया, ये बहुत दुखी कर देता है। ये मतलब कि हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब हम जानते हो तुम्हें वो टफ क्यों लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को तुम लोग को सर एक बार और समझा सकते हैं क्या? देखो बच्चा, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। सर्कुलर मोशन होता है ना, तो बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होता है, टॉप पे टेंशन मिनिमम होता है कि नहीं? आप इसको देखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका सर्कुलर मोशन नहीं पता होगा। तो अब सोचो, जब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एक इधर भी फोर्स लगा, एक इधर भी फोर्स लगा। पहले वाले केस में था कि ग्रेविटी नीचे था, ग्रेविटी नीचे था तो इस पॉइंट पे जाकर टेंशन मिनिमम हुआ। लेकिन अब नेट फोर्स इधर है तो इसके अपोजिट में जाकर टेंशन मिनिमम होगा, इसके अपोजिट में ही पॉइंट। हमने ये अल्फा निकाल लिया, हमने ये अल्फा निकाल लिया भाई। ये यहाँ पे जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है हम वो अल्फा निकाल, है कि नहीं? यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम, यहाँ पे टेंशन मिनिमम। तो अल्फा जो आपका आया वो tan अल्फा इक्वल टू क्यू बाई एम। ये हमारा अल्फा tan अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू बाई एम, क्यू बाई एम जी। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। तो एंगल जो पूछा, ये एंगल पूछा कहाँ पे मिनिमम, तो ये जो आपका जो यहाँ दिखाया वो यहाँ होगा, तो बस दिखाया वो कहीं भी दिखा सकता है कि नहीं? तो आपका ये वाला एंगल होगा। तो आपका ये एंगल अल्फा आया था, है कि नहीं? और ये पूरा 180, ये पूरा क्या है 180। आप देखो ध्यान से, आप ऐसे समझ सकते हो। आपका ये एंगल क्या आया था, आपका ये एंगल अल्फा आया था, और यहाँ पे जाकर के है, और ये एंगल पूरा 180 है, 180 प्लस अल्फा। इतनी सी बात थी। आ जाओ नेक्स्ट वन पे। लो, इसको पहले हम हटा देते हैं। चलो, बड़ा बढ़िया सवाल। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सवाल हम इससे बनाए हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, आपके सामने दिया हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखो यहाँ पे ध्यान से। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक का मास m है, ये रेस्ट में है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। इस ब्लॉक के पास चार्ज भी है प्लस q, इस ब्लॉक के पास मास m है और इस ब्लॉक के पास चार्ज प्लस q। एक दिन इसके जिंदगी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक दिन क्या हुआ इसके जिंदगी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो सोचो, हमने क्या कर दिया ना कि मानो कि मेहरू में एक स्विच है, स्विच को हम ऑन कर दिए, अचानक से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अचानक से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका मतलब इस पे फोर्स लगने लगा Q into E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस बटन को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो गया। मान मेरे पास ऐसा जादू होता कि हम ग्रेविटी को भी ऑन ऑफ कर पाते, और सही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में आया, इस पे फोर्स लगने लगा Q into, क्योंकि इसके पास चार्ज। अब ये फोर्स लगा तो ये जो है ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा और ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। एक काम करो, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को छोड़ दो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एम जी के कारण स्प्रिंग जाता है एम। एक क्या करो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे करके, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक को ये ब्लॉक मानो, और ये स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ, मेरा पेन जो है वो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, ये ब्लॉक लटका हुआ है। अब ब्लॉक को तू अपने हाथ से छोड़, तो वेट के कारण ये ब्लॉक जाएगा नीचे, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या होगा, ऑसिलेट करने लगेगा, है कि नहीं? वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे धरती माता थी और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? तो जैसे ही स्विच ऑन किए तो फोर्स लग गया, तो ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। पूछा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम आपके पास है 3 मिनट। सवाल है सिंपल हार्मोनिक में, नहीं आता सुनना।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम थ्योरी बस 10 मिनट का था, सवाल में टाइम लग रहा है, और इतना टाइम बस इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका 11th बोले, हम जान कर दिए भी हैं कि भाई इससे सवाल खूब रहता है। और देखो तुमसे सवाल नहीं होगा मेंस एडवांस नीट में, क्योंकि क्या गोल तुम्हारा 11th। हम 12 बोलते, बच्चा बोलता है 11th फाकी मार देंगे, प्लस 12 पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ थ्योरी याद करनी है तो बहुत खुशी की बात। कंपटीशन निकालना है तो समझ लो टेबल बहुत सुंदर है, लेकिन उसका चारों जो स्टैंड है वही खराब हो जाए तो किस काम का वो टेबल। क्वेश्चन 11th क्लास जिसका बैकबोन है, मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन बिना मैकेनिक्स का फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। न्यूटन साहब हर एक जगह घुस जाते हैं, तो बिना मैकेनिक्स अगर फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चे का मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए, हम नहीं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक वो होना चाहिए। समझते हैं और करते हैं। चलो कोई बात, देखो ध्यान से। आ जाओ, समझो आप, तो आपको हम ग्रेविटी से समझाते हैं। बस समझ लो कि आपको हम ग्रेविटी से फील कराते हैं, बस समझना ग्रेविटी से। मान के चलो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और अच्छे से समझना है सबको, एकदम जवाब देना है सबको अच्छे तरीके से। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये नेचुरल लेंथ। आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया और इसको रिलीज कर दिया। इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। हाथ से पकड़े हुए थे, ये स्प्रिंग है, अब अपने हाथ को हम हटा लेते हैं। ठीक है सर, ये तो अलग हो जाएगा। नहीं, ये स्प्रिंग इसमें जुड़ा हुआ है भाई। तो अपने हाथ को अगर हम हटा लेंगे तो सोचो क्या होगा। रिलीज करने का मतलब सोचो क्या होगा। क्या इस पे mg लगेगा? बिल्कुल सर। क्या इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है सर। क्यों नहीं लग रहा है सर? स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स होता है सर, इलॉन्गेशन तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल लेंथ में तो स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया है। तो सोचो क्या mg के कारण क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा? बिल्कुल सर, वेट के कारण नीचे जाएगा। तो धीमा 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 ब्लॉक नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ये इलोंगेट कर रहा है स्प्रिंग, और एक्स बढ़ते जा रहा है। इलोंगेशन इज फ्रॉम नेचुरल, फ्रॉम इट्स नेचुरल। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जाएगा, और एक टाइम mg को बैलेंस कर देगा। एक टाइम mg को बैलेंस कर देगा। mg को बैलेंस कर लेगा तो वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो आपका क्या आया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या बोले हम कि वेट के कारण ये धीरे 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 नीचे जाएगा, और ये इलोंगेट करते जाएगा तो एक्स बढ़ते जाएगा, और एक्स बढ़ते जाएगा तो kx बढ़ेगा, kx बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा वो स्प्रिंग फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा। mg तो कांस्टेंट है सर। बहुत सुंदर। तो हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला। कौन सा वाला? इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला दूसरा डायग्राम। सोचो ध्यान से। सर लो इक्विलिब्रियम में आ गया, और इक्विलिब्रियम में अगर आ गया तो मानो कि ये यहां से एक्स नॉट इलोंगेट हो गया, और ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? इक्विलिब्रियम, EQM मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे mg और k, अब एक्स नॉट इलोंगेट कर गया है तो ऊपर लगा स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर? kx नॉट के बराबर। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या kx नॉट इक्वल टू mg होगा?
तो क्या एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई के होगा? बिल्कुल एक्स नॉट इक्वल टू एम जी बाई के होगा, है कि नहीं? तो सुनो, अब सोचो जो बोल रहे हैं, ध्यान। अगला बात कि जब पार्टिकल यहां से यहां आया तो कौन ज्यादा? एम जी इज ग्रेटर देन स्प्रिंग फोर्स। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक एम जी ज्यादा था, के एक्स कम। यहाँ पे आकर के जो के एक्स नॉट हो गया वो एम जी के बराबर। तो एम जी ज्यादा है और स्प्रिंग फोर्स कम है, तो इसका मतलब तो ये हो गया सर कि जो नेट फोर्स आया, व्हाट इज, जो एफ नेट आया, वो एफ नेट किधर आया? एफ नेट जो है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और एफ नेट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये है सर कि स्पीड जो होगा वो स्पीड बढ़ेगा। अगर नेट फोर्स नीचे है और जा भी नीचे, देखो हम अगर हम जा इधर रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कहने का मतलब हम जा इधर रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है, तो स्पीड घटेगा, है कि नहीं? और हम जा भी इधर रहे हैं और फोर्स भी इधर लग रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो स्पीड बढ़ेगा, है कि नहीं? तो सिंपल सा बात था, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, है कि नहीं? अब उसके बाद सोचो, इसका मतलब जो बच्चा सोच रहा है कि इक्विलिब्रियम पे रेस्ट में है, उसका गलत सोच है। जो बच्चा ये सोच लिया सर इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट कैसे? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, और एफ नेट जीरो का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं। तो गलत सोच आपका। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो का मतलब एक्सीलरेशन जीरो। अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का बात की है तो रोटेशनल का बात ही नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो। वेलोसिटी पे कमेंट नहीं किए, वेलोसिटी सर यहाँ पे है, यहाँ पे वेलोसिटी है। और जो अगर वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के कारण ये और नीचे जाए, ये और नीचे, है कि नहीं? अगर वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का कारण और नीचे जाएगा, है कि नहीं? अब बोलोगे यहाँ पे, अब सुनना ध्यान से कि सर देखो ध्यान से, फोर्स नीचे लग रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? भाई हमने ऊपर वेलोसिटी के कारण ऊपर जा रहा है। फोर्स नीचे लग रहा है, देखो जा ऊपर, क्यों ऊपर जा रहा है? आपने वेलोसिटी ऊपर दे दिया तो यहाँ पे आकर के एफ नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एफ नेट नीचे था तो एक्सीलरेशन का तो स्पीड बढ़ा, है कि नहीं? तो यहाँ तक हमको क्लियर है। अब इस वेलोसिटी के कारण ये और नीचे जाएगा, ये और नीचे जाएगा, और नीचे गया, और नीचे गया। ये सब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ना होता है। और नीचे गया, अच्छा, और नीचे गया, और नीचे गया। अब देखो ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम। अब इस रीजन में, अब इस रीजन में क्या होगा कि देखना, एफ एस इज ग्रेटर देन एम। काहे सर? क्योंकि अब जो हो गया एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, तो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट जो था एम जी को बैलेंस कर रहा था। तो अगर एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट हो गया, क्योंकि एक्स नॉट तो इतना ही दूरी था सर, ये दूरी एक्स नॉट, तो मतलब एफ एस क्या हो गया? एम जी से ज्यादा हो गया। तो सोचो एफ एस एम जी से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? एफ नेट वर्टिकली एफ, एफ नेट इज वर्टिकली एफ, वर्टिकली एफ। अब सोच ध्यान से कि वेलोसिटी नीचे है और फोर्स ऊपर लग रहा है एफ नेट, तो स्पीड घटेगा। सर वेलोसिटी नीचे काहे है सर? वेलोसिटी नीचे इसलिए है सर क्योंकि यहां से लेके यहां तक एफ नेट नीचे था, तो उसके कारण नीचे वेलोसिटी आ गया, है कि नहीं? अब लेकिन एफ नेट वर्टिकली अप हो गया, इसका मतलब इस रीजन में क्या होगा? स्पीड घटेगा। मतलब यहां से यहां तक स्पीड बढ़ा और यहां से यहां तक स्पीड घटा, तो ये मैक्सिमम स्पीड है सर, ये मैक्सिमम स्पीड, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड आया, और स्पीड घटा 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 घटा, यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? जीरो हो गया।
घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर क्या नीचे आया, ऊपर आपने वेलोसिटी दिया, नीचे mg लग रहा था, स्पीड घटा 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 घटा, मैक्सिमम हाइट पे गया। मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे लगातार फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक घट घट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि अभी भी इस पे तो kx तो लग ही रहा है ना सर। kx क्यों लग रहा है, क्योंकि इलोंगेशन हो गया है नेचुरल। तो kx जो लग रहा है वो kx mg से ज्यादा है, तो फिर ये ऊपर भागा, तो फिर स्पीड अप बढ़ा। अब घट के यहाँ पे तो 0 हो चुका था, अब फिर स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ मैक्सिमम, फिर ऊपर गया 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 गया, यहाँ तक आया। और ऐसे 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 ऑसिलेट कर, है कि नहीं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे हमको रिस्पॉन्स दो। ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से उठा के बताया गया, जल्दी रिस्पॉन्स करो तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे पूछे, बताओ ये कौन सा पोजीशन है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ये बोलते हैं मीन पोजीशन। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्सट्रीम से मीन की बीच की दूरी होता है। तो एम्पलीट्यूड जो आपका आया है वो आया है x0, तो यही एम्पलीट्यूड। सुनना, जहां पे रिलीज का मतलब वेलोसिटी 0 है कि नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में रिलीज किए हैं वेलोसिटी यहाँ पे 0 है कि नहीं। अब सोचो ये एक्सट्रीम, ये मीन, ये बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। मीन पे f0 0, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी। तो सोचो नीचे x0 और आया, क्योंकि ऊपर प्लस x0 तो नीचे माइनस x, है कि नहीं। तो सोचो मैक्सिमम मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हुआ, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम इलोंगेशन, यहां से लेके यहाँ 2x। एट मैक्सिमम इलोंगेशन f0 0 मत करना, एट मैक्सिमम इलोंगेशन वेलोसिटी 0 कर। मैक्सिमम इलोंगेशन पे ये तब तक इलोंगेट करते रहेगा जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो x जो मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा वो आएगा ट्वाइस x, है कि नहीं। तो क्या हो गया, ट्वाइस mg/e। इतनी कहानी थी। अब इतनी कहानी थी तो अब हम आ जाते हैं पहले वाले सवाल। पहला वाला सवाल क्या है भाई, जहाँ पे mg लगा था वहां पे क्या लग जाएगा, q इंटू ई। मैथ को सब कुछ मैथ लगता है, mg लगाओ या q ही लगाओ, जहां जहां पे mg था वहां बस q ही कर देगा। मैथ को क्या फर्क पड़ता है, बोलता है मैथ, हम मैथ को मैथ मानेंगे। mg लिखो, रामनल लिखो, श्यामल लिखो, फोर्स वो बस फोर्स मानेगा। अब इसको हॉरिजॉन्टली लगा दो या वर्टिकली लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम पिछले वाले सवाल पे आते हैं। अब हम चाहते हैं कि अब आप लोग पिछले वाले सवाल को फिर सॉल्व करें, है कि नहीं। मेरा काम सिखाना है, हम चाहते हैं कि आप पिछले वाले सवाल को इतना अच्छा बताएं कॉन्सेप्ट, तो पिछले वाले सवाल को सॉल्व किया जाए। एम्पलीट्यूड दिख रहा है, mg की जगह क्यू ही आएगा, QE/K एम्पलीट्यूड सही है। सॉल्व करो तुम लोग। आज तो इसी में टाइम लग गया, नहीं काफी टाइम लग गया, कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा अच्छे से। देखो ध्यान से क्या किया जाए।
तुम लोगों को पता है, तुम लोगों से भी दिक्कत है, बस हम यही देखना बच्चा आप लोगों का थोड़ा सा 11th वीक है। ये क्या था, ये नेचुरल लेंथ वाला चीज है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। आपने स्विच ऑन कर दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या अचानक से फोर्स लगने लगा Q इंटू ई, लेकिन ये रेस्ट में है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन। सोचो लिखा था क्वेश्चन में कि ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, और अचानक से फोर्स लग गया Q इंटू, तो अब क्या होगा, ये चलना स्टार्ट करेगा, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। यहाँ पे आकर के, यहाँ पे आकर के एक्स नॉट दूरी पे आ, इधर लगा QE और इधर लग गया KX, इधर लग गया KX, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में है सर। तो सोचो कि ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, तो क्या KX नॉट इक्वल टू क्या mg है, हाँ कि ना है। तो सोचो x, सॉरी mg पे लिखते, सॉरी 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 mg, KX नॉट इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई, नीचे mg था ओरिजिनली में Q इंटू ई, वहां काम mg कर रहा था, यहाँ काम QE करेगा, है तो दोनों फोर्स ही भाई, नेचर बस अलग अलग है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू QE बाई K, और सर दूरी बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, ये बोलो या मीन पोजीशन बोलो, यही क्या होता है सर, एम्पलीट्यूड। तो यही तो एम्पलीट्यूड आया, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ तक तो आपकी कहानी क्लियर है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो अब आगे आ जाए। अब सोचो यहाँ तक आते हैं, तो पहला एम्पलीट्यूड QE बाई K, ऑप्शन नंबर जो बी सी है टिक मारेंगे उसको। उसके बाद और थोड़ा चेक करते हैं, यहाँ पे आते आते इसके पास स्पीड आ जाएगा कुछ भी, और वो होता है मैक्सिमम, होता है क्या, मैक्सिमम। अब सोचो चूंकि स्पीड आ चुका है, क्यों स्पीड आ चुका है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था, Q इज ग्रेटर देन FS, इसलिए स्पीड आ चुका है। अब इस स्पीड के कारण ये क्या होगा, ये आगे जाएगा यहाँ तक जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, अगर ये x नॉट तो ये भी x, तो x मैक्सिमम जो आ गया, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये तो पूछा भी नहीं, हम ये भी पूछ सकते थे, वो आ गया है ट्वाइस इंटू ए कितना है 2e बाई QE, है कि नहीं। इसको निकालने का एक और भी तरीका, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, और से भी निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान, आप सीधा लिख सकते हो, x मैक्सिमम निकालना है, वो तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम इलोंगेशन, तो लिखोगे, देखो हम जो बोलने जा रहे हैं देखना ध्यान से, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भूल जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं एनर्जी कंजर्वेशन, हमको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता है, लेकिन ये बच्चा सबको आता हो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब सोचो क्या पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया कि नहीं गया, क्योंकि सर ये यहाँ पे मैक्स, बच्चा को लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन, नहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, वहाँ पे मैक्सिमम, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होता है, मैक्सिमम इलोंगेशन पे, स्प्रिंग के मैक्सिमम इलोंगेशन पे वेलोसिटी 0 होता है, तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन। तो बताओ कौन कौन सा फोर्स लगा, इस पे नीचे लगा नॉर्मल, नीचे लगा mg, ऊपर लगा नॉर्मल, दोनों का वर्क डन 0, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों का वर्क डन 0, तो एक लगा QE, एक लगा QE और एक लगा KX। अब सोचो QE का वर्क डन क्या होगा, QE तो कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, F डॉट S, और सर जिधर जिधर फोर्स लग रहा है सर, उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट भी है सर, तो थीटा 0, F डॉट S का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ S सोचो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F डॉट S, है कि नहीं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ S, और क्या हो गया cos थीटा, मतलब cos 0 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, थीटा क्या होगा 0, क्योंकि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एक आ गया QE इंटू x मैक्सिमम, x मैक्सिमम मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक x मैक्सिमम, x मैक्सिमम। अच्छा एक और क्या आ जाएगा,
एक आ जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो सोचो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, देखो इधर ब्लॉक जब इधर से इधर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे लगा इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो भाई निगेटिव में आएगा। तो माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ध्यान से, माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। अब सोचो कि फाइनली भी रेस्ट में है और इनिशियली भी रेस्ट में है, दोनों का दोनों, तो दोनों रेस्ट में है। अब सोचो एक एक्सएम से एक एक्सएम कैंसल, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखा, के एक्सएम बाई 2। तो एक्सएम इक्वल टू क्या आ गया, 2 क्यू बाई के, हाँ कि ना। ये सिंपल सा बात, कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक ये आ गया। मतलब एक्स मैक्सिमम भी आ गया जो पूछा नहीं। अब हम आते हैं किससे, ये पहला क्वेश्चन ही सॉल्व, ये पूछा नहीं ये भी सॉल्व। अब हम किस पे आते हैं, अब हम इनको निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। इसका भी दो मेथड, इसका भी दो मेथड है, लेकिन सबसे पहले देखो उसके पहले हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड, क्या आप लोगों को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आता है क्या? क्या आप लोगों को क्या टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आता है? जवाब दे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, क्या आप लोगों को आता है? शर्माना मत, शर्माने से फर्क नहीं पड़ता है। शर्माना किस बात का शर्माना भाई, नहीं आता बोले ना आता है, हम समझाएंगे, मेरा काम ही क्या है समझाना आप लोगों को। नहीं भाई यही दिक्कत तुम लोग को है। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा गारंटी है, जितना समझाएंगे उतना समझ में आया होगा। देखो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड निकालना है तो पहला स्टेप जो एक बार हम पहले ही बता चुके हैं, ये वाला चीज हम पहले ही बता चुके हैं। फिर सुनो क्या दिक्कत है सुनने में, और किसी भी तरह का सवाल हो लगा सकते हो, कि बार बार आएगा, अब बार बार तुम सवाल को छोड़ देगा। कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर टाइम पीरियड निकालना है तो पहला स्टेप है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेप फर्स्ट लिखो यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट। दो मेथड होता है, एक मेथड बता रहे हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक, इन सिंपल। पहला स्टेप क्या है, पहला पॉइंट फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, पहला स्टेप। तो बताओ अगर ये नेचुरल लेंथ, बोलेगा सर यही इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया क्यू ही लग गया, ये इक्विलिब्रियम थोड़ी है। इक्विलिब्रियम तो कहीं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, बिल्कुल सर। तो सोचो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन ये पे, यहाँ पे जो क्यू है और मानो कि एक्स नॉट डिस्प्लेस कर गया है ये, तो इधर लग गया के एक्स नॉट। तो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड राइट, एंड राइट फोर्स इक्वेशन, एंड राइट फोर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करे और वहां पे फोर्स का इक्वेशन लिखे। तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, सिंपली होगा कि के एक्स नॉट इक्वल टू क्यू, इक्विलिब्रियम पोजीशन है सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगला स्टेप कि अब क्या करे, ये ब्लॉक को तो हम यहाँ पे ला दिए खींच करके, इसको खींच के यहाँ पे ला दिए। अब क्या करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो क्या करो, डिस्प्लेस द पार्टिकल, डिस्प्लेस पार्टिकल slightly, slightly from equilibrium position, from equilibrium position displace कर दिए। स्टेप थर्ड, now find F net, now find F net by taking direction of displacement, by taking direction of displacement,
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। सीख लो एकदम थोड़ा सा, एज पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कोई भी चैप्टर में घुस जाता है। क्या करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स इक्वेशन लिख दिए, डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस कर दिए। नाउ फाइंड एफ नेट। डिस्प्लेस करने के बाद क्या करना है, बाय टेकिंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने इधर डिस्प्लेस किया, हमने इसको मान लिया पॉजिटिव। अब सोचो यहाँ पे पार्टिकल अब यहाँ पे आ चुका है। पार्टिकल जब यहाँ पे आ चुका है तो क्या लगा, इधर तो लग रहा है सर Q इंटू यू, तो लगता ही रहेगा। और इधर सर लग गया जाता क्या सर, कि x प्लस एक्स नॉट। क्यों सर, क्योंकि x नॉट तो पहले ही इलोंगेट था और x हम फिर इलोंगेट कर दिया, x फिर इलोंगेट कर दिया। हाँ कि ना, बिल्कुल मजा आ गया सर। तो अब जो यहाँ पे एफ नेट आया सर, वो क्या आ गया। अब सोचो हम क्या बोले कि जो पॉजिटिव किधर मानना है, जो जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट रखा है, तो ये QE पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो नेट फोर्स QE माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट है कि नहीं। तो आपका जो एफ नेट आ गया वो क्या आ गया, QE माइनस के एक्स माइनस के एक्स नॉट। एक्स प्लस एक्स नॉट क्यों, इलोंगेट जो नेचुरल लेंथ जो इलोंगेशन है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस एक्स। तो क्या अब देखो ध्यान, क्या इसने इसको निपटा दिया, बिल्कुल सर। देखो देखो देखो, इसीलिए तो बोले थे कि राइट फोर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन काम आता है। तो आपका एफ नेट आ गया माइनस के इंटू एक्स। एफ नेट जो आ गया माइनस के इंटू एक्स। तो अब बोलते हैं कि फोर्थ में इफ 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 एफ नेट कम्स directly proportional to x, directly proportional to x, directly proportional to x, directly proportional to x, and opposite to x, and opposite to x, then particle is performing simple harmonic motion, simple harmonic है कि नहीं। अगर एफ नेट कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, के कांस्टेंट है एंड निगेटिव है, मतलब निगेटिव का मतलब अपोजिट टू एक्स, अपोजिट टू एक्स है कि नहीं। देन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, इसी के ब्रैकेट में एफ इक्वल टू माइनस के। अब सुनना ध्यान से, ये जो x है ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन फोर्स। ये आया है स्प्रिंग फोर्स टाइप का, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आया है, तो ध्यान से आप लोग, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आया है स्प्रिंग फोर्स टाइप का, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ये कोई और फोर्स है। इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट। हमेशा क्या है जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। अब सुनना ध्यान से, ये लग रहा है स्प्रिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स टाइप का, लेकिन है ये अलग चीज। क्या हो गया भाई तुमको अब, हाँ हाँ ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है ये। हाँ वो भी रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये लग रहा है स्प्रिंग फोर्स टाइप का है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, ये फोर्स कांस्टेंट है। और हमेशा ये जो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आए जरूरी नहीं, कुछ भी आ सकता है। लोग मानता है, लोग समझता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज अ सिंपलर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, उसमें फोर्स कांस्टेंट कुछ और आता है। तो सुनना यहाँ पे ऐसा आ गया, मतलब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ पे के क्या फोर्स कांस्टेंट। तो जो टाइम पीरियड होगा उस माना सबसे लास्ट में 5वां नंबर, 5th नंबर जो लिखते हैं, जो आपका टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट, वेयर k इज फोर्स कांस्टेंट। आप याद कर लो सीधा एकदम, वेयर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/फोर्स कांस्टेंट। ये फार्मूला होता है, इसके ऊपर नहीं जाए,
हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें बताएं तो क्लास 11th में आ जाएंगे, हम क्लास 12 पढ़ेंगे क्या? ये क्या टू, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बता भी रहे। 2 पाई अंडर रूट m बाई फोर्स कांस्टेंट, m बाई फोर्स कांस्टेंट, है कि नहीं? अब सुनना जो बातें हम बोल रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स और ये वाला फोर्स, जो फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है, रिस्टोरिंग फोर्स, है कि नहीं? दोनों सेम हो, दोनों का इक्वेशन सेम होता है, लेकिन उसमें स्प्रिंग फोर्स, इसमें फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स में जो x आता है वो नेचुरल लेंथ से होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो x आता है वो होता है मीन पोजीशन। स्प्रिंग फोर्स में जो x आता है, k इंटू एक्स में जो x आता है वो कहां से होता है? नेचुरल लेंथ से, इसीलिए तो x नॉट प्लस s लिखे थे। लेकिन जो फोर्स का इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स जो आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो जो x होता है वो होता है मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतनी बातें को क्या तो बताओ, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 पाई अंडर रूट m बाई, है कि नहीं? इतनी सी बात थी, और कोई बहुत, इसमें और सारी बातें हैं जो बता नहीं सकते हैं। तो सोचो तुम खुद क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? और यहाँ पे देखना है ध्यान से कि सर कौन सा ऑप्शन रखें। तो एक तो ऑप्शन आपका हो गया कौन सा वाला, ये, और एक ऑप्शन हो गया ये, देखो ध्यान, एक ऑप्शन हो गया ये तो ये बताएं, ये भी सही है, ये भी सही है, कुल मिला के सब सही है, ऑल ऑफ सब सही है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक टाइम पीरियड सही आ गया है, एक ये सही आ गया। अब थोड़ा मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में चेक करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में चेक करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, है कि नहीं? अब थोड़ा सा मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में चेक किया, दो ऑप्शन तो अपना सही हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम जाते हैं फिर पीछे। अब सोचो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यहां से यहां तक लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर वी मैक्स। तो लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा फोर्स है भाई? एक फोर्स तो आपका हो गया Q इंटू ई, तो Q इंटू ई इंटू एक्स नॉट, इंटू एक्स नॉट, यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट था, और एक्स नॉट आ गया था QE बाई के, यहाँ पे लिखोगे QE बाई, पहला तो ये आ गया। चाहे चलो ठीक है, इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले एक्स नॉट ही लिख लेते हैं, एक्स नॉट ही लिख लेते हैं, QE इंटू एक्स नॉट, ये आ गया आपका। और एक आ गया माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक आ गया माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। कौन? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग। निगेटिव क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर लगा और पार्टिकल जा इधर रहा है 180। तो ऐसा इसका प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, इतना आपको जानना चाहिए। इक्वल टू व्हाट इज द के इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे हो गया, ये तो 0 हो गया। अब के फाइनल क्या? हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। अब पुट करना ध्यान से, QE एक्स नॉट क्या आया था? QE बाई एम, QE बाई एम, है कि नहीं? तो QE बाई एम हो गया माइनस हाफ के, ये हो गया एक्स नॉट का क्या हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ से हाफ के लिखोगे तो QE बाई एम नहीं, QE बाई के ना, सॉरी QE बाई के, सॉरी 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 सॉरी, QE बाई एम, QE बाई के ना, हाँ, हाफ के बट एक्स नॉट कितना? एक्स नॉट स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया QE स्क्वायर बाई के का स्क्वायर, लॉजिकल सा बात। तो एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हाफ एम भी मैक्सिमम का स्क्वायर, है कि नहीं? अब क्या हो गया? QE स्क्वायर बाई के, यहाँ पे QE स्क्वायर हाफ QE स्क्वायर बाई के, तो टोटल ये आ गया हाफ QE स्क्वायर बाई के। देखो ना, इसको 1 मान लो, ये हाफ हो गया, तो 1 माइनस हाफ हाफ होता है ना यार। तो QE स्क्वायर बाई के और हाफ QE स्क्वायर बाई के, तो हाफ QE स्क्वायर बाई के, और ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो अगर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो वी कैन राइट वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? QE स्क्वायर, एक सेकेंड,
इधर गया तो ये आ गया, इधर गया तो क्यू स्क्वायर, ये m नीचे गया तो m/k, तो v मैक्सिमम कितना आ गया, QE/√mk वर्क एनर्जी। लेकिन अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज्ञान है, तो फॉर्मूला आता है कि v मैक्सिमम इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब पता ही नहीं सर ओमेगा क्या होता है, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब सोचो तुमको अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ज्ञान होगा तो 1 सेकंड के अंदर कैसे, सोचो आपका जो एफ नेट आया था आपका, आप नेक्स्ट पेज पे जाओ, एफ नेट कितना आया था, एफ नेट इक्वल टू -k इंटू एक्स, एफ नेट इक्वल टू -k इंटू एक्स। तो एफ नेट जो आया वो है -k इंटू एक्स, तो एफ नेट का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, तो -k इंटू एक्स, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू -k/m इंटू एक्स, इसी को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। नहीं पढ़े वो अलग बात है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m हो गया, सोचो ध्यान से, मतलब ओमेगा इक्वल टू √k/m। तो सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से कि आप यहाँ पे लिख सकते हो एम्पलीट्यूड मतलब QE/k, एम्पलीट्यूड QE/k, ओमेगा आ गया √k/m, √k/m, तो ऊपर अंडर रूट और नीचे के, तो सिंपली आ गया QE/√m। खत्म। ये किसका यूज लिए हम, ये हम यूज लिए किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही बता रहे हैं, आपको इसका इधर ही बता, यहाँ पे देखो एक्स मैक्सिमम का मतलब ट्वाइस इनटू ए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज लिए, यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो ये फुल ज्ञान था, मतलब कि बड़ा बढ़िया सवाल था, आपको आगे पीछे ये सब आपको ये भी समझाना हम चाह रहे हैं बच्चा आपके लिए 11th इंपॉर्टेंट है। तो अभी 11th में हम देखें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर 11th में बच्चे ज्वाइन करेंगे तो अभी हम समझ लो कि 2 लेक्चर हमको और पढ़ाना है मैथमेटिकल टूल्स। आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स आता है, 2 लेक्चर पढ़ाना है, उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों का सपोर्ट रहा तो एक टाइमिंग हम 11th का भी देंगे। 2 मैथमेटिकल टूल्स लगभग पूरा हम पढ़ा दिए हैं, बस 2 लेक्चर बाकी है, 2 लेक्चर के बाद मेरा मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके बाद फिर ईयर, सबसे यूनिट एंड डायमेंशन से एक सवाल जेई मेन जे एडवांस नीट में, और ईयर से भी एक सवाल जेई मेन जे एडवांस एक सवाल नीट में रहता है। तो पढ़ना जरूरी है, लोग छोड़ देते हैं, उसको पढ़ा के फिर वेक्टर फिर काइनेमेटिक्स। तो ये कम से कम कोर्स फरवरी में जाके कंप्लीट होगा। हाँ, टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों का रुझान होगा तब कि भाई हम सुबह से हम 4 क्लास लेते हैं भाई, 4 क्लास के बाद फिर लेंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे। बच्चों का रिस्पॉन्स रहा तभी हम भी अपना रिस्पॉन्स दिखाएं, है कि नहीं। तो मेरे को मजा आता है पढ़ाने, तो बस टोटली बच्चों पे डिपेंड करता है। तो आपका जो रहा ये वाला चीज क्या रहा कि आपका एक जो आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया आपका कुल मिलाकर, यो लो ये लो, तो इसको हटाओ, कुल मिला के ऑल ऑफ दी, है कि नहीं। तो आपका जो आंसर आया है ये आया है ऑल ऑफ दी। अब आज का लेक्चर हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप लोग को काम बस एक ही है, नहीं आप लोग ठीक है, आप लोग क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे ज्वाइन किए वहाँ पे क्लास करें। लेकिन आप लोग का काम यही है कि जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, आए यहाँ पे पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कोरोना टाइम तक रहेंगे, और अगर स्टार्ट बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट भी करें, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से। तो आज हम यहीं तक डील करते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। हाँ, तो आज यहीं तक, और जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।